अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सुबह की सोच। सुबह की सोच में आपको कहेंगे खुश आमदीद और आज है जुमा मुबारक। सो हमारी तरफ से आपको जुमा मुबारक। मेरे साथ हैं गजल अशरफ और मुझे कहते हैं हसनैन। आप सबको कहेंगे खुश आमदीद। मेरी तरफ से भी आपको जुमा मुबारक। हसनैन आपको भी और देखने वालों को भी उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह का आगाज हो चुका होगा। फ्राइडे को वैसे ही लोग जल्दी उठते हैं, नहाना धोना, फिर उसके बाद खुशबू लगाना, ऑफिस जाना, फिर नमाज की भी तैयारी होती है, तो एक फ्रेश डे भी होता है। तो आज के दिन आपने अपनी खास और खुसूसी दुआओं में हमें भी याद रखना है। सोशल स्टोरीज जो हमारी आज ट्रेंडिंग है उससे आगाज करते हैं प्रोग्राम का और बाकायदे तौर पर आपको बताते हैं कि इस्लामाबाद जुडिशल कम्प्लेक्स के बाहर खुदकुश हमले के सहूलतकारों का रैकेट बेनकाब हो गया है, जबकि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुतअद्दिद मुल्जिमान को हिरासत में भी ले लिया है। जराये ने कहा है कि सीटीडी रावलपिंडी ने सहूलतकारों और हैंडलर्स को रावलपिंडी पेशावर में छापे मारकर गिरफ्तार कर लिया और मजमूई तौर पर 6 से 7 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया है। जराये के मुताबिक छापे पीर विदाई, ढोक कश्मीरियां और खैबर पख्तूनख्वा में मुतल्लिका इदारों को ऑन बोर्ड रख कर मारे गए। 5 अफराद को रावलपिंडी इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों से हिरासत में लिया गया और किस सहूलतकार ने हमलावर को क्या क्या मदद फराहम की उसका तयन भी किया जा रहा है। और हमलावर जो था वो गोलरा से पहले एक और ऑनलाइन बाइकिया सर्विस के जरिए 26 नंबर चुंगी से आया और हमलावर गोलरा से कचहरी तक मास्क पहनकर आया था और जेर हिरासत अफराद से अलग अलग मकामात पर अभी तफ्तीश का अमल भी शुरू कर दिया गया है। बिल्कुल ऐसे ही। और जिस तरह से आपने बताया कि इनिशियली तफ्तीश में ये पता लगाया जा चुका है कि इसका ताल्लुक अफगानिस्तान से था और अफगानिस्तान से इसको तमाम तर सपोर्ट मिल रही थी, उसको डायरेक्शन अफगानिस्तान से मिल रही थी और जो उसके सहूलतकार थे जिनको इन मुख्तलिफ इलाकों का जहाँ पे आपने नाम लिया वहाँ से उनको गिरफ्तार किया गया और यकीनी तौर पे तहकीक करके तफ्तीश करके असल मुल्जिमान तक पहुँचना भी मकसद है और उसके बाद इनको करार वाकई सजा जब मिलेगी तो उसके बाद से ये जो हमारे पाकिस्तान के अंदर आपको सहूलतकार मिल जाते हैं, कोई भी शख्स इस बारे में नहीं सोच सकेगा कि वो किसी को सहूलत देता है, क्योंकि सहूलत देने का भी इस तरह के हालात व वाक़यात में आपको लाखों रुपए करोड़ों रुपए मिलते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके बाद होता ये है कि आप इसी तरह से गिरफ्तार होते हैं, आपकी भी जगहसाई होती है, आपकी बदनामी होती है और आपकी आने वाली नस्लों की बदनामी होगी, क्योंकि जो सहूलतकार है वो अल्टीमेटली गद्दारी के जुमरे में आता है और आप अपने वतन से गद्दारी कर रहे हैं। ख़वातीन वज़ात आगे बढ़ते हुए आपको कराची के हवाले से बताते। कल एक खबर मैंने आपको दी थी और कराची के ई चालान्स के हवाले से हमने आपको बताया था कि एक तो ई चालान्स हो रहे हैं लेकिन अब वो वहाँ पे रिपोर्ट भी आपको ई चालान देंगे, लेकिन कराची के इलाकों में कुछ ऐसा हो रहा है जो कि आए दिन कुछ न कुछ नई खबरें भी बनाता है। कराची के इलाके क्लिफ्टन, जहाँ पे क्लिफ्टन की बात करूँ तो वहाँ पे बड़े बड़े लोग रहते हैं। बिलावल हाउस के करीब नस्ब एक सेफ सिटी कैमरा है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स को चोरी कर लिया गया है और ज़िला जनूबी के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल सैयद असद रजा ने बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स की चोरी की इत्तला मकामी पुलिस को 6 नवंबर को दी गई थी। डीआईजी के मुताबिक ये एक गैर फाल और गैर ऑपरेशनल पुल साइट थी जो सी रॉक अपार्टमेंट्स के करीब सी व्यू में वाक़ था और उन्होंने मजीद कहा कि करीबी होटल के अमले के मुताबिक चोरी की इत्तला से चंद घंटे कबल एक गाड़ी क्रेन के साथ खंबे पर काम करती हुई दिखाई दी गई उनको और उसके बाद कुछ स्विचर्स और बैटरी गायब हो गई और पुलिस ने इलाके में मौजूद तमाम सीसीटीवी कैमरों के फुटेज चेक की हैं, लेकिन कोई रिकॉर्ड उनको नहीं मिल सका। अब इस हवाले से तफ्तीशकार उस गाड़ी का सुराग लगाने की कोशिश कर रहे हैं जिस पर यह साजो सामान हटाने का शुबा है। डीआईजी ने मजीद बताया कि वहाँ कोई अलार्म सिस्टम नस्ब नहीं था और अलार्म सिस्टम की गैर मौजूदगी की वजह से ये बताना मुश्किल है कि डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स कब हटाया गया। उनका कहना था कि माजी में हमने क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड और KMC को इस इलाके में स्ट्रीट लाइट्स लगाने के लिए खतूत भेजे थे, लेकिन कोई फ़ायदा ना हुआ। अभी इस हवाले से मजीद तहकीकात जारी हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और जिस तरह आपने स्टार्ट में बात की थी कि वहाँ पर बिलावल हाउस तो सिक्योरिटी तो वहाँ पर वैसे ही बहुत ज़्यादा टाइट होगी, उसके बावजूद इस तरह से ये वाकया पेश आना जाहिर है एडमिनिस्ट्रेशन पर, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मगर तहकीकात हो रही है। आपको पता है कि ये जो बॉक्स चोरी एक दो रिपोर्ट्स यहाँ पे भी लगा दें ताकि रिपोर्ट्स घूमते फिरते रहे, चोरों को भी वो चालान भेजें, क्योंकि आम शहरी को तो आप चालान भेजते हैं, इन चोरों का भी तो कुछ कीजिए। हाँ, इनको भी चालान जाने चाहिए, इनके हवाले से भी कोई मैकेनिज्म होना चाहिए, जाना चाहिए, इनको जेल में जाना चाहिए। बिल्कुल। और साथ में आपको मैं ये भी बता दूं कि ये जो बॉक्स जाहिर है जो चोरी हुआ ये के इलेक्ट्रिक का होता है और पूरे इलाके में ये बिजली फराहम करता है। अब इससे क्या हो सकता है कि जो आसपास एरियाज हैं, जो कमर्शियल एरियाज हैं, उनकी सप्लाई मुतासिर हो सकती है या फिर हो भी चुकी होगी। जैसे जैसे जो डिटेल्स हमारे तक आएंगी आपके साथ शेयर करेंगे, बट अभी जो है वो तहकीकात हो रही हैं। आगे बढ़ते हैं और आपको आगे लिए चलते हैं जी। मुतवफ़ी अफराद के
शनाख्ती कार्ड उनके करीबी अजीज की जानिब से मंसूख कराना अब लाजमी है। पहले भी लाजमी था, लेकिन अब कुछ इस तरह की रेगुलेशंस आ गई हैं कि सख्ती से आपको कहा जा रहा है कि आपने उनके जो अफराद आपके घर के फोत हो जाते हैं उनका अपने शनाख्ती कार्ड मंसूख कराना लाजमी है। इस पर अब आपको सजा होगी। नेशनल डेटाबेस रजिस्ट्रेशन सेंटर यानी कि नादरा की मैं बात कर रही हूँ, जो अंदरूनी और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को कौमी शनाख्ती कार्ड समेत दीगर शनाख्ती दस्तावेजात फराहम करने का मजाज इदारा है। वो अफराद जो इंतकाल कर जाते हैं उनके शनाख्ती कार्ड मंसूख कराना मुतवफ़ियान की करीबी अजीज़ों की जिम्मेदारी है। नादरा ऑर्डिनेंस 2000 सेक्शन 17(1) के तहत फोत शुदा अफराद का शनाख्ती कार्ड मंसूख कराना अब ज़रूरी हो चुका है। नादरा इलामिया के मुताबिक मुतवफ़ी के शरीक हयात, वालिदैन, बच्चों, कानूनी सरपरस्त में से कोई भी एक मुतल्लिका यूनियन काउंसिल में जाए और वहां जाकर वफात का इंदराज कराए और कंप्यूटराइज्ड डेथ सर्टिफिकेट बनवाए। कंप्यूटराइज्ड डेथ सर्टिफिकेट हासिल करने के बाद वो मुतवफ़ी का शनाख्ती कार्ड मंसूख कराने के लिए नादर दफ्तर तशरीफ लाएं, या फिर जिसका हमने पहले भी जिक्र किया था, आप पाक ID मोबाइल ऐप के जरिए भी मंसूखी की दरख्वास्त जमा करा सकते हैं। और इन हिदायत पर अमल ना करने की सूरत में नादरा कवानीन के तहत आपको कैद हो सकती है, आपको जुर्माना हो सकता है, या फिर आपको दोनों सजाएं भी हो सकती हैं। बिल्कुल ऐसी है ख़वातीन और हज़रात, क्योंकि आजकल ऐसा ज़माना है कि हम उर्दू और अंग्रेज़ी के मिक्सचर में जा रहे हैं, लेकिन हमारे जो कंटेंट राइटर है साथ, मुझे लगता है कि ये या तो ज़िया मुहियुद्दीन से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हैं या फिर तारिक अजीज़ साहब से, कि वैसे क्रेडिट तो गज़ल को भी जाता है कि इन्होंने मुतवफ़ी भी पढ़ लिया, मुतवफ़ियान भी पढ़ लिया, लेकिन आपको आम अल्फाज में मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो लोग फोत हो जाते हैं उनका ID कार्ड आपको कैंसिल करवाना पड़ेगा। आप अगर उनके करीबी अजीज़ हैं, बेटा है, बेटी है, कोई भी है, वो जाके कैंसिल करवाए। लेकिन साथ आपकी उर्दू के कमाल उर्दू है। वैसे इन जैसे लोगों को इसीलिए मैंने स्टार्ट वाली लाइन में बोल दिया था कि जो अफराद फोत हो जाते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। एग्जैक्टली। लेकिन अच्छा है कि हम वो जो एग्जैक्ट उर्दू है ना, उससे भी हमारी आशनाई हो, और अगर ज़िया मुहियुद्दीन साहब होते तो वो आज बड़े खुश होते। ख़वातीन आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं सिंध से एक और खबर। महकमा वाइल्ड लाइफ की जानिब से गैर मुल्की जानवरों की दरामद पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है, और ये खबर सामने आई है। चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह की ज़ेर सदारत महकमा वाइल्ड लाइफ का इजलास हुआ। इस इजलास में महकमा वाइल्ड लाइफ की जानिब से ब्रीफिंग दी गई है, और इस दौरान कराची चिड़ियाघर में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 2020 की खिलाफ वर्जियां भी सामने आई हैं। आसिफ हैदर शाह ने कहा है कि गैर रजिस्टर या गैर कानूनी जानवर रखने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ पर वाइल्ड लाइफ माहिरीन के साथ मशावरती इजलास जल्द मुनक्किद होगा। इजलास में आगाही दी जाएगी कि वाइल्ड लाइफ से मुतालिक 129 मुकदमात मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेर समात हैं। आसिफ हैदर शाह ने कहा कि चीफ जस्टिस सिंध से दरख्वास्त है कि जल्द समात और मुअस्सर फैसला मुमकिन बनाया जाए। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने कहा कि गैर मुल्की जानवर रखने वाले मालिकान को रजिस्ट्रेशन और रिहायशी माहौल के रहनुमा उसूलों पर अमल करना होगा, और कहा कि कराची चिड़ियाघर बड़े जानवरों के लिए मुकर्ररा कानूनी मयार पर पूरा नहीं उतरता। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी की सिंध की जानिब से महकमा वाइल्ड लाइफ को कराची चिड़ियाघर में फौरी इस्लाही इक़दाम करने की हिदायत भी जारी की गई है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि अब इनकी इंपोर्ट पर इसलिए भी पाबंदी है क्योंकि जो बाहर के जानवर यहाँ लाए जाते हैं, जो इंपोर्ट होते हैं, ज़ाहिर है पाकिस्तान का क्लाइमेट कुछ जानवरों से ऐसा मैच भी नहीं होता, उनकी बीमारियां भी फैल सकती हैं जो हमारे दीगर जानवर हैं उनमें, फिर इसके साथ साथ इकोसिस्टम भी हमारा डिस्टर्ब हो सकता है, और बहुत से मसाइल हैं वो भी जन्म ले सकते हैं। इस वजह से भी इनकी इंपोर्ट के ऊपर पाबंदी लगाई गई है। अब जाहिर है फिर जब वो बीमार हो जाते हैं, क्लाइमेट मैच नहीं करता, उनकी एक अपनी भी सेहत ख़राब होती है, लाइफ रिस्क होता है उनका भी, तो इसलिए भी कुछ ये ज़रूरी इकदाम हैं जो उठाए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको लिए चलते हैं स्विट्जरलैंड, जहां पर स्विट्जरलैंड के शहर जनेवा में हुई एक नीलामी में तकरीबन 10 कैरात का आप ये कहें कि ब्लू कलर का हीरा यानी नीला हीरा 7.5 अरब पाकिस्तानी रुपए में फरोख्त हो गया। जनेवा में फरोख्त होने वाला ये 9.51 कैरेट वजनी हीरा मेलन ब्लू के नाम से जाना जाता है, और इस हीरे का नाम आर्ट की अमरीकी सरपरस्त रिचल लैम्बर्ट मेलन के नाम पर रखा गया था। ये हीरा कई दहाइयों तक मेलन के जाती मजमुए का हिस्सा रहा, और ये एक आप ये कहें कि पेंडेंट के तौर पर सेट किया गया था, और इसकी क्रिस्टीज में नीलामी से 2 से 3 करोड़ डॉलर तक की कीमत मुतवक्के थी। 2014 की बात की जाए तो जब रिचल मेलन फोत हुई तो ये 3.26 करोड़ डॉलर में फरोख्त हुआ था, जो नीलामी में किसी रंगीन हीरे के लिए अदा की गई सबसे ज्यादा कीमतों में से एक थी। और नीलाम घर क्रिस्टीज ने बताया कि हीरा मुतवक्के कीमत के अंदर ही फरोख्त किया गया, और जो हतमी फाइनल जो कीमत में खरीदार की फीस और दीगर चार्जेस शामिल हैं,
और मेलन ब्लू अक्सर जदीद जवाहरात की तरह नहीं, जिनमें आप ये कहें कि किट वगैरह शामिल किए गए हों या फिर कट लगे हों या फिर रंग बढ़ाने के लिए तब्दील किया गया हो। ये भी आपको याद होना चाहिए कि बागबान रिचल मेलन शाइस्तगी और नफासत की अलामत थी। 1961 में अमरीकी सदर ने मेलन से कहा कि वो व्हाइट हाउस की गुलाबी बाग का डिज़ाइन दोबारा बनाएं, जहां उन्होंने अवामी तकरीबात के लिए ज्यादा खुली जगह फराहम की और अमरीकी पौधों की अकसाम भी मुतारिफ कराई थी। बिल्कुल ऐसे ख़वातीन वज़ात, अगर ये 7 अरब रुपए का ये जो हीरा खरीदा गया है और ये पत्थर खरीदा गया है तो एक कीमती पत्थर है, और ये अगर पाकिस्तान में खरीदा जाता तो फिर लोग कहते हैं कि इससे बेहतर था कि आप 40 लोगों के वलीमा करवा लेते, 50 लोगों के वलीमा करवा लेते। हमारे यहाँ मुफ्ती मतलब हम जो फतवा है ना एकदम दे देते हैं, हम आम लोग भी, मैं वो प्रोफेशनल मुफ्तियों की बात नहीं कर रहा हूँ, हम एकदम फतवा दे देते यार, अगर 200 बंदों को खाना दे देता, 200 बंदों के घर बना देता, 1000 बंदों के घर बना देता, 7 अरब डॉलर इसने 7 अरब पाकिस्तानी रुपए बैग बार्डन इससे खर्च कर दिए। लेकिन ये जो थोड़ी सी ऊपर वाली क्लास है, उन्होंने भी अपने आप को कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड करना होता है, जिनके पास खरबों रुपए होते हैं, खरबों डॉलर होते हैं, उन्होंने 7 अरब की कोई खरीदारी करनी होती है, अपना स्टेटस को भी मेंटेन करना होता है। खवातीन वज़ात, आगे बढ़ते हुए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है मेरे पास। वियतनाम के एक 83 साल शख्स ने तकरीबन 62 साल से वो कभी नहीं सोए, ये उनका दावा है। अच्छा, थाई नोगोक, थोड़ी सी तो नींद आई होगी। नहीं, वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ, आप थोड़ा सा सुने तो सही। इनका नाम थाई नेगोक है और ये वियतनाम के एक किसान हैं जिन्होंने दावा किया और कहा कि इस शदीद बेख्वाबी ने उसकी ज़िंदगी को कभी भी मुतासिर नहीं किया। बरसों से अपने आबाई मुल्क में ये खबरों की जीनत बना हुआ ये शख्स है। जब इसके बारे में इतला दी गई कि इसे खुशगवार और फाल ज़िंदगी गुजारने के लिए नींद की ज़रूरत नहीं है तो सारे लोग बड़े हैरान हुए। इनका ख़ानदान बशमूल इनकी बीवी, बच्चों, दोस्तों और पड़ोसियों का इसरार है कि उन्होंने उम्र रसीदा शख्स को कभी सोते हुए नहीं देखा, मतलब कि उसकी तस्दीक भी हुई है। और नींद की जो मुकम्मल कमी है उन्होंने कभी उन पर असरअंदाज भी नहीं हुई। अच्छा। और थाई नेगोक का कहना है कि बेख्वाबी ने मेरी सेहत को मुतासिर किया है या नहीं, लेकिन मैं अब भी आपको सेहतमंद लगता हूँ और सेहतमंद हूँ, लेकिन दूसरे किसानों की तरह मैं खेत में जाता हूँ और अपनी खेती बाड़ी करता हूँ। 1942 में पैदा होने वाले थाई नेगोक का दावा है कि वो 20 साल की उम्र में शदीद बुखार में मुब्तला हुए थे, जिससे वो जिंदा तो बच गए लेकिन दोबारा कभी सो नहीं पाए। मुबैना तौर पर मुख्तलिफ अद्वियात, रिवायती लोक इलाज और काफ़ी मिकदार में अल्कोहल आजमाने के बावजूद उन्हें नींद नहीं आई। और इनका कहना है कि ये कहानी को उनके आबाई मुल्क वियतनाम में किसी हद तक एक मौजज़ा समझा जाता है उनकी कहानी को, और एक मुनफरिद सुपर पावर के तौर पर पेश किया गया। लेकिन कुछ डॉक्टर्स के मुताबिक वो शायद, जिस तरह गज़ल ने कहा, कि वो कुछ नींद ले रहे होंगे लेकिन उन्हें इस बारे में मालूम नहीं होगा। स्लीप सर्विसेज ऑस्ट्रेलिया के डॉक्टर ने कहा कि कुछ बेख्वाबी के मरीज जागने और सोए रहने में कोई फ़र्क ज़्यादा महसूस नहीं करते और ये बताने की सलाहियत नहीं रखते कि वो सोए हुए थे या जागे हुए थे। इसलिए 83 साल शख्स के साथ ये मामला भी हो सकता है कि दिन में वो कहीं ना कहीं मुख्तसर वक्त के लिए सो रहा होगा लेकिन उसे इसका इल्म नहीं होगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, हो सकता है कि वो सो रहे हों लेकिन उनको इल्म ना हो, क्योंकि जिस तरह से वो मेडिसिन ले रहे हैं, आपने अल्कोहल का जिक्र किया, उसके बाद तो आई थिंक सो नींद वैसे भी आती है, जितनी मेरी ये रिसर्च है या जितना मुझे पता है उसके बाद। लेकिन खैर वो तो एक, जैसे आपने जिक्र किया मौजज़ा, तो वाकई एक मौजज़ा भी हो सकता है। अब हम चलते हैं जी, अब सिंध आपको लिए चलते हैं, जहाँ पे सिंध के शहर खैरपुर की पहचान सिर्फ उसकी सकाफत और रवायात नहीं बल्कि यहाँ उगाया जाने वाला मीठा और खुशबूदार केला भी है, जो अपने जायकेदार क्वालिटी की वजह से पूरे सूबे में खास शोहरत रखता है। तो हम इसके ऊपर एक खूबसूरत सा पैकेज देखते हैं खैरपुर से अली गौहर खान साहब का। केला एक्सपोर्ट क्वालिटी किस्म का ये केला पककर तैयार तो हो गया है। जिला खैरपुर में केले की ज्यादा पैदावार होती है, जिसमें पीरगोट, कुम, ठरी मिरवा, फैजगंज, सोबेदेरो और खैरपुर के मुख्तलिफ इलाकों से रोजाना की बुनियाद पर ट्रकों में केला लोड करके खैरपुर केला मंडी पहुंचता है। मजदूर पेटियां तैयार करते रहते हैं और अच्छे तरीके से केले की कटाई करके पेटियों में डालते हैं। बाद में दूसरे शहरों में ये केला जाता है, जिसमें लाहौर, पेशावर, कोयटा जाता है। डिस्ट्रिक्ट खैरपुर पैदावार के हिसाब से केला पहले नंबर पे सिंध में से है। पंजाब, बलूचिस्तान, केपी के और यहाँ से बाहर भी जाता है ये केला। और
अच्छी पैदावार हमारे यहाँ होती है। खजूर के बाद केला दूसरे नंबर पे आता है पैदावार के हिसाब से। जो सहूलियात है गवर्नमेंट की जानिब से इनको दी जाएं तो आगे ये बहुत फ़ायदा देगा हमारे मुल्क को। इसलिए इनकी सहूलत दी जाए तो ये आइंदा दूसरे ममालिक तक भी सही नमूने पहुँचेगा। हमारे एक अच्छी फसल है और केला खाने के हिसाब से और अच्छा है, और हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं इनको सहूलियात दी जाए जैसे इनका अच्छा तरीके से कारोबार हो सके। सिंध का केला पककर तैयार तो हो गया, सैकड़ों मजदूरों के लिए रोजगार का सबब बनता है, मगर केला मंडी में काम करने वाले गरीब मजदूरों को केला मंडी के ठेकेदार बढ़ती हुई महंगाई के बायस वही पुरानी मजदूरी मिलने लगी है। जी, तो ये रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की है और ये यकीनी तौर पे केला पूरे पाकिस्तान में बड़ा मशहूर है, लेकिन आखिर में कुछ मसाइल के हवाले से भी जिक्र ज़रूर हुआ है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो अरबाब इख्तियार हैं वो ये मसाइल सुन रहे होंगे और इनका सदबाप निकालेंगे, इनका हल निकालेंगे। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।